हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये पूरा सब्जेक्ट हमारे लिए न्यू है क्योंकि हमने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम किसी के भी माइंड में आता है वो ये है कि अकाउंटेंसी होता क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों है। इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के हिसाब से। ये दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है जॉन और एक का नाम है पीटर। जॉन एक ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करना चाहता है और पीटर बुक स्टोर स्टार्ट करना चाहता है। दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों का जो बिजनेस है वो पूरा एक दूसरे से डिफरेंट है। जॉन ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने सबसे पहले क्या किया, एक जगह रेंट पे ली। फिर उसने बुक्स खरीदी। 5000 रुपीज की बुक्स उसने 4000 में खरीदी। यानी कि जब उसने बुक्स खरीदी तो वो 5000 की थी, पर उसने पेमेंट कितना किया, 4000। यानी कि 1000 रुपीज अभी भी उसको देने बाकी हैं। करेक्ट। फिर कस्टमर्स उसके पास आने लगे। वो जब उनके पास से बुक्स लेने लगे तो फर्स्ट टाइम जब कस्टमर ने परचेज किया तो वो कैश पे किया। फिर कुछ दूसरे कस्टमर्स आए, उन्होंने $150 की बुक्स खरीदी और ऐसा बोला कि हम तुम्हें कल पे करें। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक कस्टमर ने बोला हम अभी पैसे दे रहे हैं, दूसरे कस्टमर ने अगले दिन पैसे देने की बात की। फिर जब मंथ एंड होने आया तो जॉन ने रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, टी कॉफी के ऊपर जो मंथली एक्सपेंस हुआ वो सारा उसने एक्सपेंस बेयर किया। जब मंथ एंड हुआ तो ये सारे लोग आ गए अपना अपना पेमेंट मांगने के लिए। जिन लोगों को पैसे देने बाकी हैं वो लोग पैसे देने आ गए, जिन लोगों को बिल पे करना बाकी है वो लोग आ गए। जब जॉन ने अपने रिकॉर्ड्स चेक किए तो उसने कुछ भी रिकॉर्ड मेंटेन किया नहीं था कि एग्जैक्टली कितने पैसे आए कहाँ से, कितने पैसे किसको दिए और अभी मेरे पास कैश क्या है। जब उसने देखा मंथ एंड पे तो उसे पता चला कि उसके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है और उसके पास कैश बैलेंस भी नहीं है। अब वो और कंफ्यूज हो गया क्योंकि लोग उसके पास खड़े हैं पेमेंट लेने के लिए और कुछ भी उसके पास है नहीं। फिर he got confused and he didn't have any record. अब उसने अपने फ्रेंड से कंसल्ट किया। उसने पीटर से पूछा कि क्या तुमने कोई रिकॉर्ड मेंटेन किए थे। पीटर ने उसे कहा मैंने रिकॉर्ड तो मेंटेन किए हैं, ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं बट कुछ इस तरीके से मैंने रिकॉर्ड मेंटेन किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उसने सबसे पहले लिखा है कि उसने कुछ मनी इन्वेस्ट किया है $10,000। फिर उसने ग्रोसरी खरीदी 6000 की। फिर उसने बेची कितने की, 9000 की। रेंट पे किया, टी कॉफी एक्सपेंस बेयर किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए। कैश उसे कितना मिला, 3000। और उसके बैंक में कितने पैसे रखे हुए हैं, 9000। उसके पास कोई स्टॉक यहाँ पे लेफ्ट नहीं है। तो पीटर ने जॉन को बताया कि उसके पास रिकॉर्ड्स तो हैं पर सिस्टमैटिक वे में नहीं है, और सिर्फ इन रिकॉर्ड्स को देख के अगर कोई उनसे पूछे कि तुम्हारी करंट सिचुएशन क्या है, क्या तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो पीटर ने बोला अभी मुझे पता नहीं चल रहा है बट मैं एक अकाउंटेंट को हायर करूंगा और वो मुझे सिस्टमैटिक वे में इस रिकॉर्ड को मेंटेन करके बताएगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या मुझे लॉस हो रहा है। पीटर ने अकाउंटेंट को बुलाया और अकाउंटेंट ने उसके जो ये इस तरफ वाले जो रफली रिकॉर्डेड नोट्स थे उसको सिस्टमैटिक तरीके से इस तरह से अकाउंट्स में मेंटेन करके दिया। तो जैसा कि आप अकाउंट्स में देख सकते हो, यहाँ पे उसने लिखा है सेल कितने की हुई, 9000 की, यानी कि उसे 9000 रुपीज मिले। उसमें से उसने ये सारे एक्सपेंसेस बेयर किए जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल है, परचेज ऑफ ग्रोसरी है, रेंट है। एट द एंड उसके पास प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि आपके पास करंटली कैश बैलेंस कितना है, 3000 है, और आपके बैंक में कितने पैसे हैं, 9000 है। दिस मीन्स ये रिकॉर्ड्स देखने के बाद अकाउंटेंट ने उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से फ्रेम करके दिया जिससे जॉन को ये पता चला, पीटर को ये पता चला कि उसका करंट सिचुएशन क्या है, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है और उसके पास पैसे हैं कहाँ पे हैं और कितने हैं। इससे हमें ये पता चला कि अगर आप एक परफेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो आप अपनी पोजीशन और प्रॉफिट दोनों को आइडेंटिफाई कर पाओगे। दिस इज द रीजन पीटर वाज एबल टू आइडेंटिफाई हिज करंट पोजीशन। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जॉन ने कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन किया ही नहीं था, तो इसके पास उसके लिए कोई रिपोर्ट्स मेंटेन नहीं हो पाई और वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले नहीं पाया। पर अगर हम पीटर की बात करें तो उसने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे, उसने उसमें से अकाउंटेंट को देके रिपोर्ट्स बनवाई, बट बेस्ड ऑन ओनली हिज
रफ नोट्स वो कोई डिसीजन ले सकता नहीं है। सो जो भी हम रफली रिकॉर्ड करते हैं हम उसे प्रॉपरली सिस्टमैटिकली उसे अकाउंट्स में कन्वर्ट करवाते हैं और फिर उससे हम डिसीजन ले सकते हैं। सो जो सबसे पहले पीटर ने इस साइड जो ये टेम्पररी रिकॉर्ड्स हैं जब उसने वो मेंटेन किए उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग क्या होता है, जो हम रफली एक नोट डाउन करते हैं अपनी चीजें कि हमने कितने पैसे कहाँ स्पेंड किए और कहाँ से कितने पैसे मिले, उसे हम डिफाइन करते हैं एज बुक कीपिंग। जब आपकी बुक कीपिंग हो जाएगी तो ही उसमें से क्लासिफिकेशन होगा, फिर उसी क्लासिफिकेशन में से आप एनालाइज करोगे कि एग्जैक्टली कितने पैसे कहाँ आए और कहाँ गए, उसके बाद रिपोर्ट्स बनेंगी और उस रिपोर्ट से ही आप डिसीजन ले पाओगे। इस पूरे प्रोसेस को बुक कीपिंग से लेकर डिसीजन मेकिंग तक हम डिफाइन करते हैं एज अकाउंटेंसी। सो चलो देखते हैं कि इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगा। सो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, यानी कि आइडेंटिफाई करना कि कितना मनी कहाँ से आया और कहाँ गया, फिर मेजर करना, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्ड करना एंड कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किसे करेंगे, ओनर, जो आपके बिजनेस का ओनर होगा उसे, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा उसे, और जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं आपके बिजनेस की, उन्हें इसे हम कम्युनिकेट करेंगे। टू टेक डिसीजंस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। इससे आपके बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस सबको पता चलेगा। सो कंक्लूजन ये होता है कि अकाउंटेंसी क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। किसी भी बिजनेसमैन को अकाउंटेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों है, सबसे पहले अपना प्रॉफिट या लॉस आइडेंटिफाई करने के लिए, उसने कितना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है और उसे उसमें से क्या रिटर्न मिल सकता है वो जानने के लिए, उसकी लायबिलिटीज क्या है। अब लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, उसे किसको कितने पैसे देने बाकी हैं। अगर हमें कहीं पे भी पेमेंट करना बाकी होता है तो हम उसे लायबिलिटीज बोलते हैं। प्रॉपर्टी या कोई भी टाइप का असेट अगर आपने खरीदा हो, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे आपकी प्रॉपर्टीज हैं। फिर आपने कितने एक्सपेंसेस किए और एट द एंड आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सो दिस इज व्हाई अकाउंटेंसी इज रिक्वायर्ड। अगर हम डेफिनेशन को डिटेल में एक एक वर्ड को जानना चाहें तो हमें ये पता चलता है कि आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि एग्जैक्टली बिजनेस ने कितना कहाँ पे स्पेंड किया। मेजरिंग का मतलब होता है कि हमें उसे मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी। अब सपोज करो कि हमने 10 चेयर्स खरीदी और 5 टेबल्स खरीदे, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकती हूँ कि ओनली 10 टेबल्स एंड 5 चेयर्स आर परचेज। हमें उसका मॉनेटरी वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो हमने एग्जैक्टली पेमेंट उसकी कितनी की वो ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर रिकॉर्डिंग का मतलब होता है टू मेक प्रॉपर अकाउंट्स। कम्युनिकेशन मतलब आप उससे जो भी आप रिपोर्ट्स बनाओगे आप उसे कम्युनिकेट करोगे किसको, जो ओनर्स होंगे, मैनेजमेंट होंगे, जिनसे आपको पैसे लेने बाकी होंगे, या कोई इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये सारे लोगों को आपके अकाउंट्स में इंटरेस्ट रहेगा और आप उन्हें ये रिपोर्ट्स अपनी दिखाओगे। फिर इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं, ओनली दोज इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक इवेंट्स। इंटरेस्टेड यूजर्स कौन हो सकते हैं, ओनर खुद एंड द अदर पार्टीज विच आर रिलेटेड टू अवर बिजनेस। डिसीजन मेकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंटेंसी के लिए, क्योंकि हम अकाउंट्स एग्जैक्टली क्यों बनाते हैं, ताकि ओनर और रिलेटेड पार्टीज कुछ डिसीजन ले सके। डिसीजन लेते टाइम हमें यह ध्यान देना है कि फर्म का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे पास काफी चॉइसेस होंगे, तो हम अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम डिसीजन ले पाएंगे। पर अगर हमें लॉस हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि हमें बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या उसे क्लोज कर देना चाहिए। सो डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटेंसी काफी हमें हेल्प करता है। अब हम कंटिन्यू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो आर्ट का मतलब क्या होता है और साइंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले साइंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। साइंस कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स और रूल्स पे बेस्ड होता है, उसी तरीके से अकाउंट्स भी कोई पर्टिकुलर रूल्स और प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड होता है। हर अकाउंटेंट हमेशा उसे उस रूल्स के हिसाब से ही बनाएगा। दैट इज वाई अकाउंटिंग इज अ साइंस। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड rules. Accounting is an art. Now why it is an art? Because it needs recording, classifying, summarizing the business transaction. हर इंसान का अपना एक तरीका होगा उसे रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और एनालिसिस करने का। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे दो लोग थे, पीटर और जॉन। एक का बुक स्टोर है और एक का ग्रोसरी स्टोर है, तो दोनों का फील्ड पूरा डिफरेंट है। बिकॉज ऑफ दिस उनके
पूरे अकाउंट्स एकदम सेम नहीं हो सकते हैं, तरीका सेम हो सकता है बट हर एलिमेंट सेम नहीं हो सकता है. दिस इज व्हाई इट इज एन आर्ट. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज इट इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस. Second characteristics of accounting is it is recorded in terms of money. So जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमने 20 चेयर्स परचेज की और 10 टेबल्स परचेज किए. ओके, सो 20 चेयर्स हमने कितने में परचेज की? ₹50,000 में. और टेबल्स हमने कितने में परचेज किए? 20,000 में. तो मैं अपनी बुक्स में ऐसे रिकॉर्ड करूंगी कि मैंने टोटल 70,000 के फर्नीचर परचेज की. बट अगर मेरे पास ये वैल्यू हो ही नहीं तो मैं ऐसा रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ कि 20 टेबल्स एंड 10 चेयर्स आर परचेज. सो एग्जैक्टली अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड क्या करते हैं? ओनली ट्रांजेक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. अगर उसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी तो ही आप उसे रिकॉर्ड कर पाओगे. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली. सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का मतलब होता है अगेन वो ट्रांजेक्शंस जिसे आप कुछ मॉनेटरी टर्म्स में डिस्क्लोज कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं. दो एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच में फाइट हो गई या फिर एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर ली. अब ये इवेंट्स ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट तो करते हैं बट आप इसे अपनी बुक्स में नहीं दिखा पाओगे. बिकॉज ऑफ दीज इवेंट्स आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके ब्रांड वैल्यू पे इफेक्ट पड़ सकता है बट आप इसे बुक्स में दिखा नहीं सकते हो. सो इट कैन नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज क्लासीफाइंग. जब हम रफली एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं फिर हम उसमें से एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते हैं. उसके बाद सारे रिकॉर्ड्स में आपके एक्सपेंस भी होंगे, इनकम्स भी होंगी, जैसे कि जॉन ने मेंटेन किया था. तो हमने उसमें देखा कि उसने सब कुछ रफली लिखा हुआ है. उसमें हर टाइप का ट्रांजेक्शन है, किसी में पैसे आ रहे होंगे, किसी में पैसे जा रहे होंगे, कोई इन्वेस्टमेंट होगा, कोई सिर्फ एक एक्सपेंस होगा. सो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसे क्लासीफाई करना पड़ता है. क्लासीफाई हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं. जर्नल एंट्रीज में से हम उसे लेजर में ट्रांसफर करते हैं. अब लेजर क्या होता है? लेजर एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है. उस अकाउंट में उस पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड हमने पूरे महीने या पूरे साल में जो भी ट्रांजेक्शन किए होंगे वो सारे के सारे वहां चले जाएंगे. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन इन लेजर. एग्जाम्पल राम अकाउंट. तो सपोज करते हैं राम एक पर्सन है जो हमारा कस्टमर है. वो कभी हमसे कैश पे चीजें ले जाता है और कभी क्रेडिट पे लेके जाता है. अगर वो कैश दे के जाता है इमीडिएटली तो कोई इशू नहीं है, बट जब वो क्रेडिट पे स्पेशली चीजें लेके जाता है तो हमें इसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है कि उसने एग्जैक्टली कितने पैसे हमें भर दिए हैं और कितने पैसे अभी भी हमें उससे लेने बाकी हैं. तो पूरे ड्यूरेशन में हम जो भी उससे ट्रांजैक्शंस करेंगे वो सारे के सारे लास्ट में कहाँ चले जाएंगे? राम अकाउंट में चले जाएंगे. तो जब भी आप इन फ्यूचर ऑल्सो अगर आप देखना चाहो कि एग्जैक्टली राम के साथ हमारा पेमेंट कंप्लीट हुआ है, सेटलमेंट हो गई है या अभी भी कुछ लेना बाकी है, तो आपको सिर्फ क्या करना है? आपको राम अकाउंट को देखना है और ये देखना है कि उसने कितने पैसे दे दिए हैं और कितने पैसे अभी भी उसे देने बाकी. सो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज समराइजिंग. अब समराइजिंग का मतलब क्या होता है? इट इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन एन अंडरस्टैंडेबल एंड यूजेबल मैनर. यानी कि जो भी आप अकाउंट्स बनाते हो वो आपको ऐसे बनाने हैं कि वो इजीली कोई भी उन्हें देख के समझ सके कि आप कहना क्या चाहते हो. अगर वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, यानी कि किसी को पढ़ के पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली हमारा क्या पोजीशन है, तो ऐसे अकाउंट्स बनाने का कोई सेंस नहीं रहेगा. सो ऑलवेज यू हैव टू मेक अकाउंट्स जो किसी को भी समझ में आ जाए और उसको यूजफुल हो, यानी कि उसका जो भी पर्पस हो आपके अकाउंट्स को देखने का वो उसका पर्पस फुल होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं. सो जब आप लेजर बनाओगे, जैसे कि हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा कि हम राम अकाउंट का एक लेजर बनाते हैं, विद हेल्प ऑफ दैट हम सारे लेजर्स में से हम कन्वर्ट करेंगे उसको ट्रायल बैलेंस में. ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक समरी होती है जो हमें बताता है कि टोटल इनकम्स कितनी हो रही हैं, टोटल एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, एंड एट द एंड क्या हमारा हिसाब टोटली क्लियर है या कोई डिफरेंस आ रहा है. और वो डिफरेंस अगर आता है तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे वो पैसे चले गए. सो आउट ऑफ दैट ट्रायल बैलेंस वी विल मेक ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट और उसके बेस पे हम बनाएंगे बैलेंस शीट. P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किसी भी बिजनेस के मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको देख के कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि करंट पोजीशन कंपनी की या बिजनेस की क्या है. सो P&L अकाउंट हमें ये बताता है कि क्या कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है.
सो दिस इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पे आपको समराइजिंग यानी कि टू प्रेजेंट द अकाउंट्स इन अ बेटर वे सो दैट दे आर अंडरस्टैंडेबल। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आपके अकाउंट्स का होगा आपको उसे इंटरप्रेट करना है, यानी कि कंक्लूजन पे आना है कि एग्जैक्टली हमारी पोजीशन क्या है, वेदर वी आर इन प्रॉफिट, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हम लॉस में हैं, क्या हम डेब्ट्स में हैं, यानी कि अभी भी हमें किसी को बहुत पैसे देने बाकी है और हमारे पास सफिशिएंट पैसे नहीं है। ये सारी पोजीशंस हमें पता चल जाएंगी और वो हम किसको बता सकते हैं, ओनर्स को। जो भी आपके बिजनेस के ओनर्स हैं आप उनको ये चीज कम्युनिकेट करोगे। मैनेजर्स को जो प्योरली बिजनेस संभालते हैं, डे टू डे पूरा आपका ट्रांजैक्शंस को हैंडल करते हैं, आप उन्हें ये चीज बताओगे ताकि वो सही टाइम पे कुछ करेक्टिव एक्शन ले सके, मे बी कुछ पॉलिसी चेंज कर सके जिससे आपकी पोजीशन थोड़ी बेटर हो सके। फिर आप बैंक्स को ये अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताओगे। अब बैंक को क्यों इंटरेस्ट होगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि अगर कभी आप लोन के लिए ऑप्ट करना चाहो, यानी कि आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहो, तो वो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी उतनी पोजीशन है कि आप वो लोन रीपे कर पाओगे कि नहीं। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जब हम किसी से गुड्स लेते हैं तो वो गुड्स हम कभी कभी उनको इमीडिएटली पैसे दे देते हैं और कभी कभी हम उन्हें कुछ टाइम के बाद पैसे देते हैं। तो जिनसे हमने गुड्स तो ले लिए पर उनको पैसे देने बाकी हैं, सो दोज पर्सन्स आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन में क्यों इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि वो ये देखना चाहेंगे कि कहीं आप पैसे ना रीपे करो तो आपकी उतनी पोजीशन है कि आप पैसे रिफंड कर पाओगे या नहीं। एंड लास्ट इज एम्प्लॉयज। जो भी एम्प्लॉयज हमारे फर्म में काम करते हैं उनको भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यानी कि हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि उसी से उनका बोनस, उनका सैलरी, उनकी प्रोग्रेस हमारी कंपनी की प्रोग्रेस पे ही डिपेंडेंट होती है। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम सीखेंगे स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग। तो पहला प्रोसेस अकाउंटिंग में ये होता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली कितने पैसे कब कहाँ आते हैं और कहाँ जाते हैं, आप कब कौन सा एक्सपेंस करते हो, कहाँ से कोई इनकम आती है, कहीं पे आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई रिटर्न मिल रहा है, वो सारा आपको आइडेंटिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फिर आप उसे रिकॉर्ड करोगे। सबसे पहले ये चीजें कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। उसके बाद जो चीजें हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं वो चली जाती हैं सब्सिडियरी बुक्स पे। सो फर्स्ट बुक जहाँ पे आप सारे टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो उसे हम कहते हैं जर्नल बुक। ओके, सो सेकेंड स्टेप ऑफ अकाउंटेंसी इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। सो जब आपने एक बार जर्नल बना दिया, अब आप क्या करोगे, उसमें से क्लासिफिकेशन करोगे। क्लासिफिकेशन का मतलब है जैसे कि कोई एक पर्सन है जो हमारा कस्टमर है, उसका नाम है राम, एक ऐसा पर्सन है जिसका नाम है करण। सो अगर आप उससे कुछ भी बोरो कर रहे हो या ले रहे हो, ऐसे अलग अलग नाम होंगे आपकी पूरी बुक्स में। अब आप उनको क्लासीफाई करोगे, राम अकाउंट अलग बनाओगे, करण अकाउंट अलग बनाओगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस पर्सन के साथ कितना पैसे लेने या देने बाकी हैं। सो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट इज समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब होता है आपको अपने अकाउंट को प्रेजेंट करना है इन सच अ मैनर दैट दे आर प्रेजेंटेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। तो जब आप समराइजेशन करोगे तो आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस और फिर आप बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें हम P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। सो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक समरी होती है जिसमें आपके सारे डेबिट और क्रेडिट, यानी कि कहीं पे भी आपके एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं या कहीं पे भी आपको पैसे देने बाकी हैं या इनकम आई है, उस सबकी एक समरी होती है जिससे आपको पता चलेगा कि आप करंट पोजीशन आपकी क्या है। देन नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, आपने जो भी ये रिकॉर्ड्स बनाए अब आप उसे एनालाइज करोगे, यानी कि चेक करोगे कि एग्जैक्टली सब कुछ सही से रिकॉर्ड हुआ है, कुछ ओमिट तो नहीं हो गया है, कुछ गलत तो रिकॉर्ड नहीं हो गया है। फिर उसको एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी पोजीशन क्या है और फिर आप उसमें से कंक्लूजन पे आओगे कि करंट एग्जैक्टली पोजीशन क्या है। एंड लास्ट इज कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। जो भी आपका रिजल्ट आया वो आप यूजफुल, जो भी ऐसे पर्सन्स हैं जिनको इनका यूज करना है, आप उनको ये चीज कम्युनिकेट करोगे, यानी कि आप उनको रिपोर्ट्स प्रेजेंट करोगे कि ये रिपोर्ट्स हैं, हमें पता चलता है कि ये प्रॉफिट आ रहा है, ये लॉस आ रहा है, हमें इसके रिलेटेड कुछ मेजर्स लेने चाहिए जिससे नेक्स्ट टाइम ये चीज रिपीट ना हो। सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी इज टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, टू मेक बेस्ट पॉसिबल यूज आउट ऑफ इट, टू मेक पॉलिसीज जो आपके आने वाले टाइम के लिए आपको बेटर
कर सकें। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो प्रोसेस हमने अभी सीखा अब हम उसे डायग्राम वाइज देखते हैं कि वो कैसे रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, यानी कि जब भी आप कोई भी एक्सपेंस करते हो या कुछ खरीद के लाते हो, परचेज करते हो, सेल करते हो, सबसे पहले आप उसे रिकॉर्ड करोगे, फिर वो जाएगा जर्नल बुक में या उसकी सब्सिडियरी बुक में, फिर वहां से वो जाएगा लेजर में यानी कि उसके पर्टिकुलर अकाउंट में, वहां से वो जाएगा ट्रायल बैलेंस में यानी कि जो समरी बनती है उसमें। उसके बाद बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और उसके बेस पे हम इंटरप्रिटेशन यानी कि कंक्लूजन लेंगे, रिजल्ट बनाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली बिजनेस की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, उसका मेन रीजन क्या है। सो फर्स्ट बेसिक रीजन इज टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए कि पूरे साल बिजनेस में कौन कौन सी चीजें हुई, कब कब पैसा आया, कहाँ कहाँ पे पैसा गया, सो दैट कभी भी अगर हमें इसे फ्यूचर में भी रिकॉर्ड करना हो, कभी देखना हो, हमें इसे यूज करना हो, तो आप इन रिकॉर्ड्स को यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है अकाउंटिंग मेंटेन करने का, वो है टू स्टॉप द ओमिशन एंड फ्रॉड। अब ओमिशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने जर्नल, फर्स्ट स्टेप आपने देखा कि हम जर्नल यानी कि बेसिक रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर उसमें आपने सब ट्रांजैक्शन लिखे पर अगर आप बाय मिस्टेक कोई रीजन से उसका लेजर बनाना भूल गए, तो आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरे से कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो अकाउंटिंग का सबसे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डुअल एस्पेक्ट रीजन यानी कि हर ट्रांजैक्शन के दो जगह पे रिकॉर्डिंग होती है, तो उससे होगा कि अगर आप एक जगह का पोस्टिंग करना भूल गए होगे तो आप वहां से अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इससे आप ओमिशन को स्टॉप कर सकते हो। दूसरा फ्रॉड, यानी कि अगर कोई जानबूझ के आपके अकाउंट्स में कुछ छुपाना चाहे या कुछ चीटिंग करना चाहे तो आप उससे भी अपने अकाउंट्स को प्रिवेंट कर सकते हो। सो बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग आपके बिजनेस को सबसे बेस्ट बेनिफिट जो होगा वो ये होगा कि कुछ भूल गए तो भी वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, और अगर कुछ चीटिंग हुई होगी, कोई किसी ने जानबूझ के कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश की होगी, तो वो चीज भी आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू एसर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें प्रॉफिट मिले। कोई भी पर्सन इसलिए बिजनेस नहीं करता है कि उसे लॉस हो, सीधी बात है। सो द टू एसर्टेन एग्जैक्टली हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें पहले 10,000 का प्रॉफिट हो रहा हो और कहीं पे हमें 2,000 का लॉस हो रहा हो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10,000 हम प्लस में है और 2,000 माइनस में है, सो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8,000। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हम इस चीज पे भी थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये लॉस जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अब हम उसे नेक्स्ट टाइम ना आकर होने दें। सो इसलिए आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन काफी मदद करेगी। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है हर बिजनेसमैन के पास एक पर्टिकुलर ऑफिस होगा, जगह होगी जहां से वो अपना बिजनेस ऑपरेशंस रन कर रहा होगा। वो रेंट पे भी हो सकता है, वो शायद उसने परचेज भी किया हो सकता है। वहां पे वो कुछ फर्नीचर, कुछ मशीन्स, इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करेगा जिसके बेस पे वो बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली फंक्शन कर पाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती है वो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, और बिजनेस के पास कई बार ऐसा भी होता है कि वो किसी से बोरो करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें ऐसी होंगी हमारे पास जो हमारी प्रॉपर्टी है और कहीं पे हमें पैसा देना बाकी होगा। सो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। एग्जैक्ट पोजीशन अगर हम बोले कि फेवरेबल होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमें बाहर लोगों को पैसा जो देना बाकी होता है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए और हमारे पास खुद की प्रॉपर्टीज ज्यादा होनी चाहिए। तो अकाउंट्स बनाने से हमें बेस्ट एडवांटेज जो मिलेगा वो ये है कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी कि क्या हम डेब्ट्स में है, यानी कि हमें लोगों को पैसे देने बाकी ज्यादा है, या फिर हमारे पास खुद की असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ज्यादा है। अगर इन केस कभी ऐसा हो जाए कि हमें लोगों को पैसा देना काफी ज्यादा है लेकिन हमारे पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेच के वो किसी को जो लोन देना बाकी होगा वो हम रीपे कर सकते हैं। सो दिस विल हेल्प अस टू टेक बेटर डिसीजंस कि एग्जैक्टली हमें अपनी जो लायबिलिटीज है यानी कि जिनको पैसा देना बाकी है वो हम उनको कैसे रीपे कर पाएंगे। Next objective of accounting is to provide information to various users. So we have to provide the necessary information to stakeholders. अब ये stakeholders का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? Stakeholders का मतलब होता है ये वो लोग हैं जिनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है।
अब ये कौन से लोग हो सकते हैं? ये लोग हमारे बिजनेस के अंदर के लोग भी हो सकते हैं और ये लोग आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं। आने वाले कुछ स्लाइड में हम ये टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस, वेदर दे वांट टू बी आवर कस्टमर्स और वेदर दे वांट टू सप्लाई गुड्स टू अस। वो हमें गुड्स का सप्लाई करना चाहते हो सकते हैं, वो हमारे कस्टमर बनना चाहते हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, तो गवर्नमेंट भी एक इंटरेस्टेड पार्टी हो सकती है। ये सारे लोगों को हमारे अकाउंट्स हेल्प करेंगे ताकि वो हमारे बिजनेस के साथ किस तरह से ट्रांजैक्शन करना चाहे उसके ऊपर वो डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट। हर बिजनेस में एक मैनेजमेंट टीम होती है जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करती है। सो accounting helps to by analyzing the financial data and providing the interpretations in the form of reports. Accounting assists management in handling business operations efficiently. यानी कि अगर आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी तो बेस्ड ऑन पास्ट यानी कि पिछले साल के इंफॉर्मेशन के ऊपर भी हम इस साल क्या मिस्टेक्स ना करें, मैनेजमेंट को हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जैसा कि हमने वो एग्जाम्पल देखा जहाँ पे जॉन और पीटर थे, एक ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था और पीटर ने रफली कुछ रिकॉर्ड किया हुआ था। तो जब हम कुछ फर्स्ट टाइम रफली रिकॉर्ड करते हैं हम उसे डिफाइन करते हैं एज बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द लेजर अकाउंट। यानी कि फर्स्ट टाइम जब आप कुछ आइडेंटिफाई करते हो, आप उसे रिकॉर्ड करते हो, वो सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने सीखी थी, इट मीन्स समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा टू द यूजर्स। यानी कि जो आप फर्स्ट स्टेप पे बुक कीपिंग करते हो उसको सिस्टमैटिकली थोड़ा रिप्रेजेंट करके, जैसे कि वो जॉन और पीटर वाले एग्जाम्पल में उसने जो रफली बनाया था उसने वो चीजें अकाउंटेंट को दी और अकाउंटेंट ने उसे सिस्टमैटिक 2 अकाउंट्स बना के दिए। सेम वे अकाउंट्स क्या करता है, बुक कीपिंग के बेस पे उसको एनालाइज करता है, उसको समराइज यानी कि क्लासिफाई करता है और उसके बेस पे ही उसे प्रेजेंट ऐसे करता है कि कोई भी पर्सन उसे देख के समझ सके कि उसकी करंट पोजीशन क्या है। What is the objective? अब बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स इन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग का सिर्फ एक ही मेजर ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास एक सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये डेट पे इतने अमाउंट का ये ट्रांजैक्शन किया गया है। अब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू एसर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो जैसे कि वो एग्जांपल में हमने देखा कि जो उसने सिर्फ रफली नोट डाउन किया था उसके बेस पे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसने जब अकाउंटेंट को दिया और उसने सिस्टमैटिकली बना के दिया, उसमें से उसे पता चला कि उसका 2000 का प्रॉफिट हो रहा है और उसके पास बैंक बैलेंस 9000 रुपीज है। सो अकाउंटिंग जो है वो किस पे बेस्ड है? बुक कीपिंग पे बेस्ड है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टेज। बुक कीपिंग इज द फर्स्ट प्राइमरी स्टेज यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप जब तक रफली उसे कहीं रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आप उसे सिस्टमैटिकली कैसे बनाओगे? तो ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इज बुक कीपिंग। अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप, अकाउंटिंग इज द सेकेंड स्टेज ऑफ बुक कीपिंग। सो आफ्टर वंस यू आर कंप्लीटेड विद द बुक कीपिंग एस्पेक्ट देन यू विल मेक प्रॉपर अकाउंट्स। अगर बुक कीपिंग नहीं है तो अकाउंट्स आप सिस्टमैटिकली बना नहीं पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नेचर ऑफ द जॉब। सो अगर हम बुक कीपिंग की बात करते हैं, सो दिस जॉब इज रूटीन एंड रिपीटेटिव इन नेचर। अब रूटीन यानी कि रेगुलरली, डेली, हर दिन जो हम रूटीन एक्टिविटी करते हैं वो, और रेपिटेटिव मतलब वो बार बार होती है, यानी कि हर दिन जो ट्रांजेक्शन होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन डेली होते होंगे, तो वो सब चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे बुक कीपिंग में। और अकाउंटिंग का क्या नेचर होता है? दिस जॉब इज एनालिटिकल इन नेचर। अब एनालिटिकल का मतलब क्या होता है कि आप उसके जो भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं उसके बेस पे आप उसको एनालाइज करोगे, यानी कि आप उसको चेक करोगे, उसके ऊपर असेसमेंट करोगे कि सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, सब कुछ क्लियर है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है, कुछ भूल तो नहीं गए हैं लिखना। उसके बाद आप उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाओगे और फिर एनालाइज करोगे कि एग्जैक्टली आप प्रॉफिट में हो या आप लॉस में हो। लास्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ स्किल्स, यानी कि बुक कीपिंग करने के लिए और अकाउंटिंग करने के लिए हमें कितनी स्किल्स की जरूरत है।
तो अगर हमें बुक कीपिंग करनी है सो इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, यानी कि जब आप बुक कीपिंग करते हो, यानी कि आप वो रफ नोट्स बनाते हो कि आज के दिन में इतना खर्चा हुआ या मैंने इस किसी को इतने पैसे दिए या किसी ने मुझे इतने पैसे दिए, तो उसके लिए आपको कोई ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे सिंपली लिखोगे, सपोज किसी ने आपको पैसे दिए तो आप लिखोगे कैश रिसीव्ड और लिखोगे 5000। अगर आपने चाय या कॉफ़ी के पीछे खर्चा किया तो आप लिखोगे टी कॉफ़ी और 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़। सो दिस इज सिंपल, उसके लिए आपको कोई स्पेशल अकाउंटिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। दिस कैन बी परफॉर्म बाय द जूनियर स्टाफ, यानी कि जो भी रेगुलर जूनियर स्टाफ आपके यहाँ काम करता है वो भी ये चीज़ें आराम से रिकॉर्ड कर सकता है। बट अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशलाइज स्किल टू एनालाइज, सो इट इज परफॉर्म बाय द सीनियर स्टाफ। यानी कि अगर हम अब कंपेयर करें तो बुक कीपिंग कौन करता है, जूनियर स्टाफ करता है, और अकाउंटिंग कौन करता है, सीनियर स्टाफ। सीनियर स्टाफ यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड होगा, जिसके पास अकाउंटिंग नॉलेज होगा। और अगर हम स्किल्स की बात करें तो हमें अकाउंटिंग के लिए कैसी स्किल्स चाहिए, हमें स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए। स्पेशलाइज स्किल मतलब उसको पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए अकाउंट्स को सिस्टमैटिकली बनाने का। जैसे कि जॉन और पीटर वाले एग्जाम्पल ने, पीटर ने रफली तो रिकॉर्ड कर लिया बट उसको सिस्टमैटिकली उसे बनाने नहीं आता था, तो उसने किसको अपॉइंट किया, उसने एक पर्टिकुलर अकाउंटेंट को हायर किया। अकाउंटेंट के पास फ्रेंड स्पेशल नॉलेज होती है जो वो प्रॉपर सिस्टमैटिक अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। So this was the difference between bookkeeping and accounting. Next topic है friends, what are the different branches of accounting? So there are different branches of accounting. There are total 3 branches of accounting. First is financial accounting, second is cost accounting and last is management accounting. तो फ्रेंड्स देखते हैं तीनों का क्या डिफरेंस है तीनों में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये जो हमने बेसिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी, ये सेम वही डेफिनेशन है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है आपके जो भी मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं वो आप उसे सिंपली रिकॉर्ड करते हो। अब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फ्रेंड्स मोस्टली कौन मेंटेन करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, जो कोई ना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो यानी कि प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये वो क्यों मेंटेन करते हैं, ये जानने के लिए कि उनके एक प्रोडक्ट का, पर प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है। नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ ब्रांच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये फ्रेंड्स रिसेंट कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई स्पेसिफिक रूल्स उसके बेस पे नहीं होती है, इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, यानी कि बेस्ड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम आने वाले साल के लिए कुछ एस्टिमेट्स बनाते हैं। जैसे कि आपने बजट का नाम सुना होगा, जैसे गवर्नमेंट हर साल एक गवर्नमेंट का बजट बनाती है जो फरवरी मार्च के आसपास वो डिस्क्लोज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो बताते हैं कि पिछले साल इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे इतना खर्चा हुआ था और हमने ऐसा एस्टिमेट किया है कि आने वाले साल में लगभग इतना खर्चा होगा। जैसे कि हम घर पे भी अपना बजट बनाते हैं, हर फैमिली अपना एक पर्टिकुलर बजट बनाती है जब भी उनको कुछ भी परचेज करना होता है। तो बजट क्या होता है, एक एस्टिमेट होता है। जरूरी नहीं है कि जब आप उसे एक्चुअली परफॉर्म करोगे तो वो सेम फिगर्स आए, कभी वो महंगा भी हो सकता है और कभी वो सस्ता भी हो सकता है। सो इट इज नेवर सेम। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, एक एस्टिमेटेड फिगर्स बताता है कि आने वाले टाइम में आप ये चीज को इस तरीके से कर सकते हो। ये इनको कैसे हेल्प करता है फ्रेंड्स, टू सिंप्लीफाई द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इससे क्या होता है कि वो डिसीजन मेकिंग, यानी कि उनको जो भी डिसीजंस लेने होंगे वो हेल्प कर सकता है कि हमने तो एस्टिमेट इतने का निकाला था और करंट सिचुएशन के हिसाब से बजट हमारा बढ़ रहा है या हमारे बजट के अंदर वो चीज आ रही है। उस तरीके से एक प्रॉपर डिसीजन लेने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस को हेल्प करती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को फ्रेंड्स दो तरह के लोग यूज करते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स मतलब कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस से कनेक्टेड, हमारे बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं। तो देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले अगर हम इंटरनल यूजर्स की बात करें तो इंटरनल यूजर्स में सबसे पहले जो आता है वो है ओनर। जो भी ओनर इस बिजनेस का, पर्टिकुलर बिजनेस का होगा, वो यूज करता है अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। क्यों, ये जानने के लिए कि उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है और उसकी पोजीशन क्या है। सो नेक्स्ट पर्सन जिसको ये सबसे ज्यादा काम आता है वो है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट टीम को ये क्यों चाहिए, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए,
ताकि वो प्लान कर सके, आने वाले टाइम के लिए प्लान कर सके। फिर जब कोई भी चीज़ एक्चुअली परफॉर्म होगी तो वो उसे अपने प्लान से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बट अगर सिचुएशन अपने प्लान के हिसाब से नहीं जा रही है तो किस तरह से उसे हमें कंट्रोल करना है, उसके लिए मैनेजमेंट को हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत काम आती है एंड उसके बेस पे वो प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। फॉर दिस रीजन उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे बिजनेस के अंदर के लोग हैं वो है एम्प्लॉइज। उनको हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्यों काम आते हैं, उनको हमारे बिजनेस में क्यों इतना इंटरेस्ट होता है? बिकॉज उनका बोनस हमारे प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। अगर हमारा बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा तो ही हम उन्हें बोनस दे पाएंगे। उनकी ग्रोथ हमारे बिजनेस की ग्रोथ पे ही डिपेंडेंट है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये एक्सटर्नल यूजर्स यानी कि हमारे बिजनेस के बाहर के कौन से लोग हैं जिनको हमारे बिजनेस के रिपोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट होता है। सो फर्स्ट पर्सन इज क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमें गुड्स सप्लाई करते हैं ऑन क्रेडिट, मतलब जिनसे हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उन्हें हम करंटली पे नहीं करते हैं, हम उनसे क्रेडिट पीरियड मांगते हैं, यानी कि हम उनसे कुछ वक्त मांगते हैं कि हम आपको 30 डेज या 60 डेज के अंदर हम आपको इनका पेमेंट कर देंगे। सो ये लोगों को हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्यों काम आते हैं? क्योंकि ये हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में से ही एनालाइज करेंगे कि कहीं हम गुड्स ले लें और हम इन्हें रीपे ना करें तो उनको अगर हम पे कोई डाउट होगा तो वो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देख के उनका डाउट सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, ये लोग भरोसेमंद है, ये हमें टाइम पे पैसे दे देंगे। नेक्स्ट वो लोग हैं फ्रेंड्स जिनका नाम है इन्वेस्टर्स। अब ये इन्वेस्टर्स को क्या इंटरेस्ट होता है? वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर हमारी कंपनी है तो वो हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो सकते हैं। इससे क्या होगा? हमारी कंपनी को कैपिटल भी मिलेगा, ब्रांड वैल्यू में इफेक्ट आ सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर कोई बहुत नामी पर्सन हो, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, अगर वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो हमें काफी उससे फायदा हो सकता है। लास्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्यों इतना इंटरेस्ट होता है? क्योंकि हम उन्हें टैक्स पे करते हैं। वो इनकम टैक्स भी हो सकता है और जीएसटी, जो हमारे पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड हमें प्रोडक्ट्स पे जो जीएसटी अप्लाई होगा वो भी हमें उन्हें पे करना पड़ेगा। ये सब लोगों को हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्ट है और वो कैसे जान सकते हैं? हमारे अकाउंट्स के बेस पे ही जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतनी सारे डिस्कशन के बाद अब हम देखते हैं कि अकाउंट्स की क्या एडवांटेजेस होती हैं। सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमारे जो भी बिजनेस के अकाउंट्स होते हैं वो हमें हमारी पोजीशन, हमारे परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जैसा कि हमने देखा कि मैनेजमेंट को हेल्प होती है कि वो क्या नेक्स्ट प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और क्या डिसीजन हमारे बिजनेस के रिलेटेड ले सकते हैं। थर्ड इज फैसिलिटेट्स द कंपैरेटिव स्टडी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरिजन दो तरीके से हो सकता है। एक, अपनी ही फर्म का परफॉर्मेंस अपने ही पिछले साल के परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, यानी कि हमने 2019 में कैसा परफॉर्म किया और अब हम 2020 में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी ही फर्म का 2 साल का या 3 साल का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी हमें अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज अ गुड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ये हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। और अगर हम किसी भी तरीके से पिछले साल से हम कम परफॉर्म कर रहे हैं या अपने कॉम्पिटिटर से कम परफॉर्म कर रहे हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम चीजें ढूंढ सकते हैं कि हम कहाँ पीछे रह गए और हमें उस पर वर्कआउट करना चाहिए ताकि नेक्स्ट ईयर हम फिर से अपनी पोजीशन रीगेन कर सकें। नेक्स्ट एडवांटेज है फ्रेंड्स, हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अगर आपके पास सब कुछ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ होगा तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी एसरटेन कर सकते हो कि आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे डिडक्शंस और रिलीफ्स भी दिए हुए होते हैं, अगर आप उसमें एप्लीकेबल होगा तो आपको वो डिडक्शन मिल जाएगा और नेट आपको कितना टैक्स पे करना है वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हेल्प्स इन रेजिंग द लोन। तो नेक्स्ट एडवांटेज फ्रेंड्स ये है कि अगर हमें बिजनेस में कभी भी उसको एक्सपांड करने के लिए पैसे चाहिए पर करंटली हमारे पास नहीं और हमें लोन चाहिए, तो हम लोन लेने के लिए बैंक्स के पास या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अगर हम अपने रिपोर्ट्स दिखाएंगे तो अगर उन्हें हम ट्रस्ट वर्दी लगे और उनको लगा कि हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम लोन रीपे टाइम पे कर पाएंगे तो वो हमें लोन देने के लिए रेडी हो जाएंगे। दिस विल हेल्प अस टू एक्सपांड अवर बिजनेस। लास्ट एडवांटेज है फ्रेंड्स, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो अगर हमें कुछ भी डिसीजंस लेने हैं अपने बिजनेस को लेके, वेदर इट इज रिलेटेड टू एक्सपेंशन या कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप अगर सोच रहे हो तो वो सारे डिसीजंस में अकाउंट्स आपको हेल्प करेंगे। सम अदर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, कुछ ऐसे एडवांटेजेस अलग भी हैं फ्रेंड्स जो यूजुअली इतने बड़े काउंट नहीं होते हैं
बट दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्म। फर्स्ट इज अकाउंटिंग क्या करता है, एक कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि कुछ टाइम बाद अगर हमें कुछ भी चीज हमें रेफर करनी हो तो हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा तो हमें आगे भी हमेशा काम आएगा। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस। कभी भी अगर आप अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हो तो आप उसकी वैल्यू अगर निकलवाना चाहते हो कि करंट फेयर वैल्यू आपकी मार्केट में उसे कितनी मिलेगी आपके सारे असेट्स की, तो आप उसका वैल्यूएशन करवा सकते हो। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कभी भी कोई आपके बिजनेस पे कोई एलिगेशन लगाए, यानी कि कोई केस हो जाए, कोई कस्टमर आप पे कुछ केस कर दे, तो आपके पास अगर एक रिटन प्रूफ होगा तो आप उसे कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपके पास उस चीज का कोई रिटन प्रूफ नहीं है और अगर वो सिर्फ एक ओरल डील हुई थी, वर्बल डील हुई थी, यानी कि रिटन कुछ भी प्रूफ में है नहीं, तो जैसा कि हमें पता है कि अगर वो रिटन में होगा तो ही आप उसे प्रूफ गिन सकते हो, अदरवाइज आपके पास कोई प्रूफ होगा नहीं। सो अकाउंट्स आपको हेल्प करेंगे कभी भी अगर कोई आपके ऊपर कोई केस हो गया या कोई भी एलिगेशन लगा, तब आपको अकाउंट्स एज अ वाउचर, एज अ प्रूफ आपको हेल्प करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स हर एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, अगर हम इतने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो हमारे पास कुछ एडवांटेजेस तो हैं ही हैं, पर जैसे कि हर कॉइन के टू साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल्स, वैसे कि एडवांटेजेस हैं तो कुछ लिमिटेशंस तो होगी ही होंगी। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज अकाउंटिंग इज नॉट प्रिसाइज। अकाउंटिंग इज नॉट प्रिसाइज, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि 100% श्योर राइट अकाउंट्स नहीं होते हैं वो, क्योंकि इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और जजमेंट। हर फर्म का जो अकाउंटेंट होगा वो अपने अकाउंट्स को इसी तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा कि उसके फर्म की जो पोजीशन है वो बेटर ही दिखे। कई बार कुछ चीजें हाइड भी की जाती है, मैनिपुलेट की जाती है, सो 100% एक्यूरेसी इज नॉट देयर। अकाउंटिंग इज डन बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ असेट्स। अब ये हिस्टोरिकल वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हमने जितने प्राइस पे परचेज किया हम वही अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं, बट ड्यू टू इन्फ्लेशन आपके उस प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो कोई प्रॉपर्टीज में बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। सो द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू जो आपके असेट्स की होती है वो हम बुक्स में हर बार नहीं दिखाते हैं। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी। थर्ड लिमिटेशन है फ्रेंड्स, इट इग्नोर्स द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस जैसे कि हर साल कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हो जाती है, हर चीजों के प्राइस चेंज हो जाते हैं, तो वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। लास्ट लिमिटेशन है फ्रेंड्स, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि अकाउंटेंट्स कई बार जानबूझ के मैन्युपुलेट करते हैं ताकि आप अपने बिजनेस की एक फेवरेबल पोजीशन दिखा सको। इसके अलावा दो जो मेजर लिमिटेशंस होती है अकाउंट्स की, वो ये है कि इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी आइटम्स। तो जैसे कि हमने आगे एग्जांपल में देखा कि फर्नीचर परचेज किया या गुड्स बेचे, वो उसका एक मॉनेटरी वैल्यू है, तो आप वो चीजें यहाँ पे दिखाते हो। पर जो चीजें जिनको आप पैसों में मेजर नहीं कर सकते हो, जैसे कि फाइट बिटवीन द एम्प्लॉयज और स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉयज, वो चीजें आप उनको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। तो बिकॉज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आप वो चीजें दिखा नहीं पाते हो, बट ये चीजें होने की वजह से हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट जरूर होता है। सो अ मेजर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज कि जो चीजें पैसों में नहीं मेजर कर सकते हैं पर हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं, वो चीजें तो हम दिखा ही नहीं पाते हैं। सो इट इज अ वेरी बिग लिमिटेशन फॉर अकाउंटिंग। एंड नेक्स्ट इज इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करें, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक इन्वेस्टमेंट खरीदा, वो था 3 लाख रुपए का, ठीक है। 5 साल के बाद उसकी प्राइस मार्केट में कितनी हो गई, 10 लाख, बट आज भी मेरी बैलेंस शीट उसको क्या प्राइस पे दिखा रही है, 3 लाख पे ही दिखा रही है। तो 10 लाख की चीज आज भी हम 3 लाख की दिखा रहे हैं, यानी कि हम अपनी पोजीशन अंडर वैल्यू करके दिखा रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू से कम दिखा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ असेट्स की वैल्यू ज्यादा दिख रही होगी और मार्केट में उनकी वैल्यू कम हो गई होगी। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप एक कार या एक एक्टिवा भी परचेज करते हो और जैसे ही वो शोरूम से बाहर आ जाती है उसका प्राइस कम हो जाता है, अगर आप उसे तुरंत भी बेचने जाओगे तो आपको सेम प्राइस नहीं मिलेगा जितने में आपने उसे परचेज किया होगा। तो कुछ असेट कम हो जाते हैं, कुछ असेट की वैल्यू बढ़ जाती है, बट इट इज नॉट हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ असेट। हम अकाउंट्स में वही वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं जितने पे हमने उसे परचेज किया था। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग
इंफॉर्मेशन। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, अगर हम इसे ब्रेक करें वर्ड्स को तो हमें पता चलता है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अकाउंट्स की ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो हमें मस्ट है, हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेंड्स है वो है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब भी आप अकाउंट्स बनाओगे तो वो रिलायबल होने चाहिए, यानी कि भरोसेमंद होने चाहिए, जो भी उसे यूज करे उसको उसमें कोई फॉल्ट नहीं दिखे, 100% एक्यूरेट यानी कि सही होने चाहिए, उसमें कोई एरर या कोई फ्रॉड मैन्युपुलेशन ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सो इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम मटीरियल एरर और पर्सनल बायस, यानी कि उसमें कोई टाइप का एरर नहीं होना चाहिए। और पर्सनली जैसे मुझे मेरे अकाउंट को अच्छा ही दिखाना है ताकि कोई मेरे बिजनेस को कम नहीं समझे, तो मैंने पर्सनली कुछ उसमें चेंजेस कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है, इट शुड बी रेलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर, यानी कि अगर जो भी जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्या जानना चाहता है कि क्या आप हर बार अपने क्रेडिटर्स को टाइम टू टाइम पेमेंट करते हो या नहीं करते हो। तो अगर वो ये चीज आपके अकाउंट्स में ढूंढ रहा है और ये इन्फॉर्मेशन उसे मिल ही नहीं रही है, तो आपके अकाउंट्स उसके कोई काम के नहीं रहेंगे, मतलब वो कोई डिसीजन ले नहीं पाएगा। सो डिसीजन मेकिंग के लिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेलेवेंट होने चाहिए, यानी कि जो यूज उनका है वही उनके यूजफुल होना चाहिए। अगर उनको कोई काम नहीं आए तो इतनी अकाउंट्स मेंटेन करने का कोई मतलब रहेगा नहीं। थर्ड क्वालिटी है फ्रेंड्स वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आप जो भी अकाउंट्स बनाओ आप उनको इस तरीके से डिस्क्लोज करो, यानी कि इस तरीके से आप उनको प्रेजेंट करो कि वो इजीली समझ में आ जाए किसी के भी। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेंड उसका नाम वो है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेटिबिलिटी क्या होता है, बोथ इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म कंपैरिजन मस्ट बी पॉसिबल। इंट्रा फर्म का मतलब क्या होता है कि आप अपने ही फर्म के डेटा को 2 साल से कंपेयर कर रहे हो, 3 साल से कंपेयर कर रहे हो, या आपकी फर्म की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और आप एक ब्रांच का जो डेटा है आप उसे दूसरे ब्रांच के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आप अपने ही फर्म के 2 ब्रांचेस को कंपेयर कर सकते हो, अपने ही फर्म के 2 साल के डेटा को कंपेयर कर सकते हो। उसके अलावा आप कॉम्पिटिटर यानी कि जिनका सिमिलर टाइप का बिजनेस है उनसे भी आप खुद को कंपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके जो अकाउंट्स होंगे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो कंपेरेबल होने चाहिए। अगर आप उन्हें कंपेयर ना कर पाओ, आपने डेटा इतना सिस्टमैटिक ना मेंटेन किया हो, तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे और डिसीजन नहीं ले पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में 2 सिस्टम्स होते हैं, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हम डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं। डुअल एस्पेक्ट मतलब हर ट्रांजेक्शन के टोटल 2 इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट होगा डेबिट और एक इफेक्ट होगा क्रेडिट, एंड इट शुड बी इक्वल इन अमाउंट, यानी कि अगर मैंने डेबिट में 5000 लिखा है तो मुझे क्रेडिट में भी 5000 रुपीज होना ही चाहिए। अनइक्वल अमाउंट हम नहीं लिख सकते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम में फ्रेंड्स क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट्स नहीं होते हैं और हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड भी नहीं होता है, कोई एक एस्पेक्ट के हिसाब से उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका एक सेपरेट पूरा चैप्टर है जो आप आगे 11th में पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटेंसी। तो बेसिक टर्म्स यानी कि ये टर्मिनोलॉजी आपको लर्न करनी है, ये 1 डेफिनेशंस होती हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स का। कुछ नए टर्म्स आपने अभी तक सुने होंगे, शायद आपको उनका अभी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ओनर से। तो जो पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो ओनर होता है, उसे अकाउंट्स में हम कहते हैं प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, जब भी वो कोई भी ओनर अपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है और बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे कैपिटल डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट टर्म था फ्रेंड्स प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है और वो जब पैसे इन्वेस्ट करके एक बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। फिर अगर ओनर कुछ असेट्स परचेज करे, यानी कि कुछ फर्नीचर परचेज करे, बिजनेस परचेज मशीन परचेज करे, तो उससे होगा क्या, उसके बिजनेस का जो फंक्शन है वो थोड़ा स्मूथ चलेगा। असेट्स का मतलब क्या होता है, वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बेस पे आपका डेली जो रूटीन में जो भी आप काम करते हो उसके फंक्शंस आपके स्मूथली हो सके। So assets are those things which makes business functioning easy and they are not for sale. अगर आप एक बार कोई फर्नीचर खरीदोगे तो आप उसे नेक्स्ट डे नहीं बेचोगे unnecessarily. These are purchased only to make your business run smoothly. फिर अगर ओनर
ग्रोसरी या जो भी बिजनेस करना चाहता है, अगर उसे परचेज करे रीसेल पर्पस के लिए, यानी कि वो पहले लेके आएगा और फिर उसे फिर से बेचेगा, तो उसे हम क्या डिफाइन करते हैं, गुड्स। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स, उसमें उसने ग्रोसरी स्टोर खोला है, यानी कि किराना या राशन जो आप बोलते हो। अब अगर सपोज करो कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो फर्नीचर का बिजनेस है, तो अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करोगे तो आपके गुड्स क्या हो जाएंगे, फर्नीचर। अगर आप बुक स्टोर खोलते हो तो आपकी जो बुक्स हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी गुड्स। यानी कि गुड्स का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ ग्रोसरी है या वो सिर्फ फर्नीचर है, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो वो आपके गुड्स हो जाते हैं। अगर फ्रेंड्स जो ओनर है, अगर वो गुड्स को परचेज करे यानी कि बाय करें, तो हम उसे क्या डिफाइन करते हैं, परचेज। अब परचेज फ्रेंड्स दो तरीके से हो सकता है। कई बार जब वो परचेज करता होगा तो तुरंत कैश दे देता होगा, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैश परचेज। पर अगर वो ऐसा बोले कि आई विल पे यू आफ्टर 45 डेज, यानी कि वो गुड्स तो ले आया, सामान तो ले आया, पर उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो हम उसे क्या डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स, क्रेडिट परचेज। तो परचेज का मतलब क्या होता है, जब वो गुड्स लेके आएगा आप उसे बोलोगे परचेज। परचेज दो टाइप के हो सकते हैं, वो कैश परचेज भी हो सकता है और क्रेडिट परचेज भी हो सकता है। जो पर्सन क्रेडिट देता है उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। अब फ्रेंड्स अगर यही ओनर अगर गुड्स को बेचे, यानी कि ही सेल्स द गुड्स, तो आप उसे क्या डिफाइन करोगे, आप बोलोगे वो सेल्स है। फिर सेल्स भी सेम तरीके से दो पार्ट में हो सकती है। अगर उसको तुरंत पूरी कैश मिल जाती है तो आप बोलोगे कि वो कैश सेल है। अगर उसे पैसे कुछ दिन के बाद मिलेंगे तो आप उसे डिफाइन करोगे क्रेडिट सेल। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ के एक चीज फ्रेंड्स पता चलती है कि अगर पेमेंट इमीडिएटली हो जाता है तो आप उसे कैश परचेज या कैश सेल्स बोलते हो, पर अगर पेमेंट कुछ दिन के बाद होने वाला होता है तो आप उसे क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स बोलते हो। पर्सन हु रिसीव्स द क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर। जिसको क्रेडिट मिलता है उसे डेटर बोलते हैं और जो क्रेडिट देता है उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। तो अगर हम इसी ओनर की बात करें फ्रेंड्स, तो ये पर्सन इस सिचुएशन में, यानी कि जब उसे कोई और क्रेडिट देता है तो वो सामने वाला पर्सन क्या हो जाता है फ्रेंड्स, वो सामने वाला पर्सन जो है वो क्रेडिटर हो जाता है। तो ओनर क्या हो जाएगा इस केस में, डेटर, क्योंकि उसे क्रेडिट मिल रहा है। और सेम वे अगर यही सिचुएशन में अगर ओनर को कोई और पर्सन, ये ओनर खुद उसको क्रेडिट दे रहा है और सामने वाले को क्रेडिट मिल रहा है, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, डेटर, और ओनर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, क्रेडिटर। यानी कि फ्रेंड्स ओनर जो है वो किसी सिचुएशन में डेटर भी हो सकता है और किसी सिचुएशन में क्रेडिटर भी हो सकता है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि एक पर्सन डेटर ही हो सकता है। अगर वो क्रेडिट दे रहा है तो वो क्रेडिटर बनेगा, अगर वो क्रेडिट ले रहा है तो वो डेटर बनेगा। जैसा कि फ्रेंड्स हमने देखा कि जो ओनर होता है हम उसे प्रोप्राइटर कहते हैं, जो वो पैसा इन्वेस्ट करता है हम उसे कैपिटल बोलते हैं, अगर वो कुछ फर्नीचर या ऐसा कोई प्रॉपर्टी खरीद के लाता है तो हम उसे असेट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा कि जो ओनर होता है बिजनेस का उसे हम क्या टर्म देते हैं, हम उसे बोलते हैं प्रोप्राइटर। जब वो पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल। जब वो कोई असेट या प्रॉपर्टी खरीद के लाता है जिसे हम सेल पर्पस के लिए नहीं लेते हैं, हम बिजनेस के फंक्शंस को स्मूथ करने के लिए लेते हैं, उसे हम कहते हैं असेट। जिसमें भी वो सेल रीसेल के हिसाब से, यानी कि जिसमें वो बिजनेस करना चाहता है, उन चीजों को हम कहते हैं गुड्स। तो ये टर्म्स हमने पहले ही कर लिए थे। अब अगर कोई ओनर है जो बिल्स पे करता है, वो रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, या अदर रेगुलर एक्टिविटीज के लिए कोई भी जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, हम उसे क्या टर्म देते हैं, एक्सपेंसेस। आप ऐसा कह सकते हो कि जो भी चीजें रेगुलर नेचर की हो या फिर रिपीटेटिव यानी कि बार बार होती हो, उसे आप कहेंगे कि वो एक्सपेंसेस होते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन असेट, गुड्स एंड एक्सपेंस क्या है फ्रेंड्स, अगर आप देखो, जब ओनर असेट खरीदता होगा तभी भी पैसे जा रहे होंगे, जब वो गुड्स खरीदता होगा तभी भी पैसे जा रहे होंगे, और जब वो एक्सपेंस पे करता होगा तभी भी पैसे जा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो उसने असेट खरीदा है वो रीसेल करने के लिए नहीं है, वो अपने बिजनेस में रखने के लिए है। गुड्स वो होते हैं जो रीसेल के लिए होते हैं, तो जब भी वो रीसेल करेगा तो उसे पैसे वापस मिल जाएंगे। एक्सपेंस वो क्यों पे कर रहा है, वो बिल क्यों पे कर रहा है, रेंट क्यों पे कर रहा है, कोई ना कोई
बेनिफिट लेने के लिए, यानी कि कोई भी सर्विस हम जब लेते हैं तो हमें उसके बदले में बेनिफिट मिलता है और उस बेनिफिट के बदले आप उसे पेमेंट करते हो। जब जब आपको वो बेनिफिट चाहिए होगा आपको बार बार उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए हम उसे एक्सपेंस कहते हैं। तो इन तीनों केस में फ्रेंड्स आप देख सकते हो, या तो गुड्स या तो सर्विसेज का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो अब हमारा लास्ट टर्म जो आज का है फ्रेंड्स वो है व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड विद मनी इट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि आप एक तरफ से आप या तो गुड्स ले रहे हो और पैसे दे रहे हो, या गुड्स दे के पैसे, इन एनी वे वन थिंग इज गोइंग आउट एंड वन थिंग इज कमिंग इन। या तो कैश जा रहा है और गुड्स आ रहे हैं, या तो फिर गुड्स आ रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं और कैश आ रहा है, या तो फिर आप कोई सर्विस की बात कर रहे हो। इन सारी चीजों में जब एक तरफ पैसे होते हैं और एक तरफ गुड्स होते हैं, अगर या सर्विसेज होती हैं, और अगर आप इनका एक्सचेंज करते हो तो हम इसे डिफाइन करते हैं एज ट्रांजेक्शन। सो हमने कौन कौन से टर्म्स सीखे फ्रेंड्स? हमने सीखा कि ओनर कौन, प्रोप्राइटर कौन होता है, कैपिटल क्या होता है, फिर असेट्स क्या होते हैं, गुड्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि डेटर और क्रेडिटर क्या होता है, जब क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन होते हैं तो डेटर और क्रेडिटर होते हैं। फिर हमने देखा कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और लास्ट टर्म हमने जो सीखा वो है ट्रांजेक्शन। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का टॉपिक पूरा समझ में आया हो। नेक्स्ट सेशन में हम और टर्म्स जो अकाउंटिंग में यूज होते हैं हम उससे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।